वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि आपकी बुक के अंदर फर्मेंटेशन टॉपिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन टॉपिक ये दोनों ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बाद में दिए हैं, यानी कि आपको पहले ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है वो पता होना चाहिए, उसी के बाद आपको फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन समझ में आएगा। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में एग्जैक्टली क्या हो रहा है और उसके बाद आपको फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन समझ में आ जाएगा। ये दोनों प्रोसेस को समझने से पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझ लेते हैं कि ये दोनों प्रोसेस क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, जो हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर पहला प्रोसेस पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है, 6 कार्बन कंटेनिंग एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है ग्लूकोज। वो ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, लाइसिस होता है। और ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने के बाद में क्या फॉर्म करता है, पायरुवेट फॉर्म करता है या पायरुविक एसिड फॉर्म करता है, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। हमने पढ़ा था ग्लूकोज को पायरुविक एसिड बनने में टोटल 10 स्टेप्स लगती हैं। पूरी तरीके से जब ग्लूकोज पायरुवेट में ब्रेक होता है तो 10 एंजाइम्स भी यूज होते हैं। पहली जो 5 स्टेप्स होती हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, फर्स्ट 5 स्टेप्स के अंदर एनर्जी यूटिलाइज होती है, यानी कि एटीपी लगती है, एनर्जी यूज होती है। और नेक्स्ट 5 स्टेप्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस की एटीपी सिंथेसाइज होता है, यानी कि एनर्जी क्या होती है, सिंथेसाइज होती है, रिलीज होती है। और हमको ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्यों कराना है, ताकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाए और उसमें से एनर्जी रिलीज हो जाए। एनर्जी रिलीज होगी तभी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स सर्वाइव कर सकेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनने के बाद एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बनने के बाद क्या ग्लाइकोलाइसिस बंद हो जाता है? नहीं बंद होता। ये प्रोसेस कंटिन्यू होना चाहिए। क्यों कंटिन्यू होना चाहिए? ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू होता रहेगा तो एनर्जी क्या होती रहेगी, कंटिन्यू बनती रहेगी। एनर्जी कंटिन्यू बनती रहेगी तो मैं आप सबको कंटिन्यू सरवाइव करते रहेंगे, क्योंकि हमें सरवाइव करने के लिए, बाकी बायोलॉजिकल प्रोसेस करने के लिए प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इवन ह्यूमन बींग्स को एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट ये है, जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो टोटल 10 स्टेप्स में से जो एक 6th नंबर की स्टेप होती है, कौन से नंबर की स्टेप, 6th नंबर की स्टेप में G3P मॉलिक्यूल, यानी कि ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें, 1,3 बाई या डाई फॉस्फोग्लिसरेट में। फाइन। और यहां पर क्या फॉर्म होता है, NAD+ मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है किसमें, NADH में। अब ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू करते रहने के लिए एटीपी लगती रहेगी, यहां से नेक्स्ट 5 स्टेप्स में एटीपी बनती रहेगी, और 6th स्टेप में NAD+ NADH में कन्वर्ट होता रहेगा। लेकिन एक टाइम के बाद जब ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू होता रहेगा तो NAD+ खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे इसका अमाउंट कम हो जाएगा। और जैसे ही अगर ये एक टाइम के बाद खत्म हो गया तो NADH नहीं बन पाएगा। NADH अगर नहीं बन पाएगा तो 6th स्टेप क्या होगी, नहीं होगी, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस 6th स्टेप पे स्टॉप हो जाएगा। अगर ग्लाइकोलाइसिस 6th स्टेप पे स्टॉप हो गया तो 7, 8, 9, 10 स्टेप नहीं होगी, और नहीं होगी तो एनर्जी भी रिलीज नहीं होगी। एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो 6th स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमको क्या देखना है, जो ये NADH मॉलिक्यूल था कैसे बना, NAD+ से बना। पहले या यहाँ पर जब हमने देखा था एटीपी सिंथेसाइज हो रही थी तो ADP से ATP बन जाता है और ATP से ही ADP बन जाता है। ADP में अगर एक फॉस्फेट ऐड कर देते हैं तो ATP बन गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ATP में से एक फॉस्फेट रिलीज कर देते तो ADP बनता है। सेम उसी तरीके से NAD+ से NADH बन सकता है और NADH अगेन रीऑक्सीडाइज होके NAD+ बना सकता है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस और एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, NADH मॉलिक्यूल से NAD+ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि NAD+ बनता रहेगा
तो ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में 6th स्टेप में यूज होता रहेगा। NADH फिर बनेगा, NADH से फिर NAD+ बनेगा और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। अब आप सोचोगे कि NAD+ कैसे बनेगा NADH से? ग्लाइकोलाइसिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पायरुवेट बन जाएगा। अब ये पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है इसका फ्यूचर हम डिसाइड करेंगे। आपकी बुक में दे रखा है फेट ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट। तो इसमें क्या होगा, अब पायरुवेट एसिड के साथ में 2 कंडीशंस होंगी, 3 प्रोसेस होंगे। 2 कंडीशंस कौन सी हो सकती है? एक होगी कंडीशन जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और एक कंडीशन होगी जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं? एरोबिक कंडीशन बोल सकते हैं। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगी? एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी। तो जो पायरुविक एसिड है जो ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बाद बना है, या तो एरोबिक कंडीशन के अंदर कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, कुछ प्रोसेस में जाएगा, या एनारोबिक कंडीशन में आके भी कुछ प्रोसेस में जाएगा। दोनों प्रोसेस हो या ना हो, या फिर दोनों होंगे, एरोबिक भी होगा एनारोबिक भी होगा, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको NADH को कन्वर्ट करना है NAD+ में। तो एरोबिक कंडीशन हो या एनारोबिक कंडीशन हो, पायरुविक एसिड हेल्प करेगा NADH मॉलिक्यूल को NAD+ बनाने में। अब देखते हैं, अगर एरोबिक कंडीशन को हम लेके चलते हैं, फर्स्ट एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड प्रेजेंट है तो इसका मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी एरोबिक कंडीशन में प्रेजेंट होगा। तो जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल पूरी तरीके से, यहाँ लेफ्ट साइड में मान के चलो, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फुल अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंट में भी ग्लाइकोलाइसिस करके पायरुवेट बनाएगा। तो तब ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, वो होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, और तब पायरुविक एसिड बनेगा। एरोबिक कंडीशन के अंदर क्या फॉर्म करेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर जाएगा कौन? पायरुविक एसिड। वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एनारोबिक कंडीशन की, यानी कि यहाँ पर या तो ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है या ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम है। पायरुविक एसिड की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीजन कम है तो यहाँ ग्लूकोज के पास भी ऑक्सीजन यहाँ पर कम होगा। तो ग्लूकोज चाहे ऑक्सीजन कम हो या ऑक्सीजन नहीं हो तब भी पायरुविक एसिड बनाता है। अगर ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में ग्लाइकोलाइसिस करता है तब उसका ऑक्सीडेशन कैसा कहलाता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज अगर कंप्लीट ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। अगर ऑक्सीजन काफी कम अमाउंट में है या बिल्कुल निल है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट हो या कंप्लीट हो, दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा? पायरुवेट या पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड अगेन एनारोबिक या एनारोबिक कंडीशन के अंदर प्रोसेस करेगा। अगर पायरुविक एसिड एनारोबिक कंडीशन के अंदर कुछ प्रोसेस करता है तो उस प्रोसेस का नाम होता है क्या? फर्मेंटेशन। तो हमको यही पढ़ना है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट पायरुवेट था वो कैसे NADH को यूज करेगा और NAD+ बनाएगा, जो हम आगे अब डिटेल में पढ़ेंगे। फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। एनारोबिक कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। पायरुविक एसिड बन गया। पायरुविक एसिड जब नेक्स्ट प्रोसेस करेगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो उस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? फर्मेंटेशन। पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस करने के बाद 2 तरीके के प्रोडक्ट बना सकता है। या तो वो फॉर्म करेगा क्या? लैक्टिक एसिड, या फॉर्म करेगा इथेनॉल यानी कि अल्कोहल। अगर पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन करने के बाद लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद में अल्कोहल प्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये फ्लो चार्ट बहुत इजी दिख रहा है लेकिन इसके अंदर टर्म्स को समझो।
ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जाके पायरुविक एसिड बना है। ग्लाइकोलाइसिस को यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज भी कह रहे हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस करने के बाद में आइदर इथेनॉल या लैक्टिक एसिड बना रहा है। फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है वो हो जाता है क्या, रिड्यूस। तो ये हो जाता है क्या यहाँ पर, रिडक्शन प्रोसेस। ग्लूकोज का होता है ऑक्सीडेशन, पायरुविक एसिड का होता है क्या, रिडक्शन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दोनों फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी पायरुविक एसिड बना है, ग्लाइकोलाइसिस भी कब हुआ है, एनारोबिक कंडीशन में। तो ये दोनों प्रोसेस को, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को भी और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को, दोनों को एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। इसके आगे हम लोग लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन देखेंगे, किस तरीके से रिएक्शन में पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनेगी और सेम पायरुविक एसिड से इथेनॉल बनेगा। अब आप सोचोगे कि पायरुविक एसिड से कब लैक्टिक एसिड बनता है और कब इथेनॉल बनता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें, जब हम बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं या बहुत ज्यादा दौड़ लेते हैं तब हम हांफने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो गई तो सेम कंडीशन ये हो गई, ऑक्सीजन कम होता जा रहा है। हमारी बॉडी के अंदर भी ग्लूकोज है, एनर्जी मुझे भी चाहिए, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन कम हो तब भी ग्लूकोज ब्रेक होता रहेगा क्योंकि एनर्जी रिलीज करानी है। ग्लूकोज ब्रेक होता रहेगा, पायरुविक एसिड मेरी बॉडी में बनता रहेगा। पायरुविक एसिड बनेगा, लेकिन पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस में जाएगा, लेकिन मेरी बॉडी अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं करेगी। ह्यूमन बॉडी अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं करती। ह्यूमन बॉडी क्या करेगी, लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगी। यानी कि मेरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई, ग्लूकोज ब्रेक होता रहेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड क्या बना लेगा, लैक्टिक एसिड बना लेगा, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा। दोनों प्रोसेस होंगे, एनर्जी बनती रहेगी, एनर्जी कंटिन्यू मुझको मिलती रहेगी। अब बात करते हैं इथेनॉल की, अल्कोहल की। ये प्रोसेस होता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर और यीस्ट के अंदर। यीस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, एनर्जी के लिए ब्रेक डाउन होता है, पायरुविक एसिड तक बनता है। पायरुविक एसिड जब और रिड्यूस होता है तो वहां पर बन जाता है क्या, इथेनॉल या अल्कोहल। यीस्ट के अंदर एक टाइम के बाद इतना अल्कोहल बन जाता है कि यीस्ट अपने आप खत्म हो जाता है, और उस टाइम के बाद जब हम अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं बहुत हाई अमाउंट में कंजप्शन के लिए, तब यीस्ट मॉलिक्यूल्स या यीस्ट ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल बनाने के लिए। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, दोनों प्रोसेस के अंदर एक पॉइंट कॉमन रहेगा, आपको इक्वेशन याद करने में इजी रहेगा। ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनता है, ये वाली स्टेप के अंदर 6th स्टेप में मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, जो NAD+ से NADH बना था, ये NADH कौन यूज करेगा, पायरुविक एसिड यूज करेगा। हमको जो आगे फर्मेंटेशन में रिएक्शंस पढ़नी है उसमें हमें क्या पढ़ना है, ये पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल NADH मॉलिक्यूल के साथ में मिलके ये दोनों प्रोसेस के अंदर NAD+ फॉर्म कर देगा। यानी कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर भी NAD+ प्रोड्यूस होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर भी NAD+ प्रोड्यूस होगा, जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को खुद चाहिए। ये NADH यहाँ से भी यहाँ मिल जाएगा, ग्लूकोज को NADH यहाँ से भी मिल जाएगा। 6th स्टेप के अंदर कंटिन्यू NAD+ मिलता रहेगा, NADH बनता रहेगा। अब आप सोचोगे कि NADH दोनों में बन रहा है, लेकिन यहाँ पर लैक्टिक एसिड और इथेनॉल भी बन रहा है, तो इथेनॉल हमने दूसरी चीज के लिए यूज कर लिया। लैक्टिक एसिड भी हमारी बॉडी के अंदर बना, वो अगेन दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस होने के लिए एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यहाँ पे लैक्टिक एसिड बना और एक्स्ट्रा यहाँ पे इथेनॉल बना। हमारा मेन मोटो क्या था, NAD+ हमको दोबारा वापस चाहिए था ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू करते रहने के लिए, एनर्जी को कंटिन्यू प्रोवाइड करते रहने के लिए। अब देखते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, पायरुविक एसिड होता है। कहां से आता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड आता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की ग्लाइकोलाइसिस के बाद में। अब ये पायरुविक एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। फाइन, ये तो हो गई एक सिंपल सी रिएक्शन की ठीक है पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बन रहा है। लेकिन
ग्लूकोज में यहाँ पे क्या बना था, NAD+ से NADH, तो ये NADH यहाँ पर पायरुविक एसिड यूज करेगा, NADH प्लस H+ आयन, और एक एंजाइम की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड क्या बना लेगा, लैक्टिक एसिड, और ये NADH क्या कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पर NAD+ में। तो ये हो गई एक सिंपल सी रिएक्शन। लेकिन इसके साथ में क्या याद करना है आपको कि पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बना, पायरुविक एसिड था 3 कार्बन का, ग्लूकोज था 6 कार्बन का, लैक्टिक एसिड कितना है 3 कार्बन का। एंजाइम यहाँ पर जो यूज होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, उसका नाम होता है, लैक्टिक एसिड से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, लैक्टिक एसिड। तो यहाँ एंजाइम का नाम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड बना ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से, पायरुविक एसिड गया कौन से प्रोसेस से लैक्टिक एसिड बनाने, फर्मेंटेशन प्रोसेस से। फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर, यहां पे मैं लिख देती हूं, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज का क्या हो रहा है पायरुविक एसिड बनने में, ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलाइसिस में हो गया ऑक्सीडेशन, पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन हुआ तो पायरुविक एसिड का क्या हो गया, रिडक्शन, बन गया लैक्टिक एसिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना यहाँ पर, ग्लूकोज का यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का यहाँ पर है 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितने पायरुविक एसिड देते हैं, 2 पायरुविक एसिड, क्योंकि पायरुविक एसिड 3 कार्बन है और ग्लूकोज कितना है 6 कार्बन है। तो यहां पर कितने बन जाते हैं पायरुविक एसिड, 2, ये पायरुविक एसिड 2 पायरुविक एसिड बन गए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। एक पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन होने के बाद कितना लैक्टिक एसिड बनाता है, 1 लैक्टिक एसिड। तो ये हो गया यहाँ पर 1 लैक्टिक एसिड। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड बनाता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फर्मेंटेशन कंप्लीट होने के बाद में 2 लैक्टिक एसिड बनाता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये था कि ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, और जो पायरुविक एसिड जब लैक्टिक एसिड बनता है तो उसका रिडक्शन होता है। NADH का यूटिलाइजेशन कौन करता है, पायरुविक एसिड करता है, NADH बन जाता है। अब ये NADH दोबारा से क्या करता है, वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की 6th नंबर की स्टेप में यूज होता है NADH को बनाने के लिए, और ये NADH फिर पायरुविक एसिड के साथ में मिलकर फर्मेंटेशन प्रोसेस करके लैक्टिक एसिड बना देता है। तो ये साइकिल चलती रहती है, ग्लाइकोलाइसिस इससे कंटिन्यू होता रहेगा, एनर्जी रिलीज होती रहेगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, फर्मेंटेशन प्रोसेस को यहाँ पर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस भी बोला गया है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस कब हो रहा है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है या लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, या एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि रिडक्शन रिएक्शन है। तो इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर और रिडक्शन भी होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है। दूसरा क्वेश्चन होता है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन है, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन है, तो जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर क्या चेंज होता है, नहीं चेंज होता है। क्यों, क्योंकि पायरुविक एसिड के पास भी 3 कार्बन थे और लैक्टिक एसिड के पास में भी 3 कार्बन थे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्या, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर पूरी प्रोसेस होने के बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 2 ATP की। अब देखते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर भी क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होने के बाद में जो पायरुविक एसिड होता है उसका क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन होता है। पायरुविक एसिड आया कहां से, ग्लूकोज के पास से, यहाँ पर क्या हो गया, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया। पायरुविक एसिड का क्या होना आएगा, रिडक्शन होना है, यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस होना है। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल अल्कोहल बनेगा, यानी कि इथेनॉल, या आप लिख सकते हो अल्कोहल बनेगा। और हमको एक और प्रोडक्ट चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के लिए, NAD+, ये बनना चाहिए।
जैसे कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बहुत एक सिंगल लाइन प्रोसेस था या सिंगल केमिकल इक्वेशन थी। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। पायरुविक एसिड को अल्कोहल बनने में 2 स्टेप्स लगते हैं। पायरुविक एसिड डायरेक्टली अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं करता। उसको समझने के लिए ये याद रख लो, ग्लूकोज 6 कार्बन का है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है। तो ये पायरुविक एसिड क्या करता है, 2 स्टेप्स में अल्कोहल बनाएगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन है, अपने में से एक कार्बन को रिलीज कर देगा। क्या कर देगा, एक कार्बन को रिलीज करेगा। कार्बन निकाल रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी इसकी। तो ये जो 2 कार्बन का प्रोडक्ट है इसका नाम होता है एसेटाल्डिहाइड। कार्बन रिलीज करी है इसने, डीकार्बोक्सिलेशन। तो क्या प्रोसेस का नाम हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन। पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करता है तो एसेटाल्डिहाइड बनाता है 2 कार्बन कंपाउंड और एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। अब ये प्रोसेस हुआ है तो यहाँ पे कोई एंजाइम भी यूज हुआ होगा, तो उस एंजाइम का नाम होता है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम का नाम याद रखने के लिए आप याद करो कि पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। यहाँ पे अभी हमारा जो मेन प्रोडक्ट अल्कोहल है वो नहीं बना है, तो हम यहाँ पर एसेटाल्डिहाइड से रिलेटेड कोई भी एंजाइम का नाम नहीं लिखेंगे। अभी हमारा जो मेन रिएक्टेंट साइड था उसी का नाम यूज करके हम एंजाइम का नाम लिखेंगे। पायरुविक एसिड लिख दिया, पायरुविक एसिड का क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन। उसने अपना 3 कार्बन में से एक कार्बन निकाल दिया, तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड 2 कार्बन कंपाउंड बनाता है एसेटाल्डिहाइड। अब ये एसेटाल्डिहाइड जो मेन NAD+ को हमें बनाना है NADH को यूज करके, और ये NADH कहां से आएगा, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से। तो एसेटाल्डिहाइड जो बना है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, NADH+H+ की प्रेजेंस में ये बनाएगा क्या, अल्कोहल एंड NAD+, अल्कोहल प्लस NAD+। अब यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन। किसका रिडक्शन हो रहा है, एसेटाल्डिहाइड रिड्यूस हो गया किसमें, अल्कोहल में। NADH रिड्यूस हो गया किसमें, NAD+ में। NAD+ बन गया पायरुविक एसिड से यहाँ पर। अब ये NAD+ क्या करेगा, अगेन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जाएगा, 6th स्टेप में यूटिलाइज होगा NADH बनने के लिए, और वो NADH फिर से ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की 2nd नंबर की स्टेप में क्या करेगा, यूटिलाइज होगा एसेटाल्डिहाइड के साथ में। अब ये रिएक्शन हुई है तो यहाँ पर भी एक एंजाइम यूज होगा। अब उस एंजाइम का नाम किससे स्टार्ट होगा, रिएक्टेंट के नाम से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, और उस एंजाइम का नाम होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो पायरुविक एसिड जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जाता है तो 2 एंजाइम्स यूज करता है, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तब जाके पायरुविक एसिड कंप्लीटली फॉर्म करता है क्या, अल्कोहल और NAD+। यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है पायरुविक एसिड का, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर भी है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर इतना प्रोसेस हुआ है तो एनर्जी रिलीज तो होगी। कितनी एनर्जी, यहाँ पर भी 2 ATP एनर्जी रिलीज होगी। ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड बना। पायरुविक एसिड से चाहे लैक्टिक एसिड बने तब भी 2 ATP रिलीज हो रही थी, या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होके अल्कोहल बने तब भी 2 ATP हो रही थी। दोनों में 2 ATP रिलीज हुई है क्योंकि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का है वहां पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम है। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल पूरी तरीके से ऑक्सीजन बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है तब ग्लाइकोलिसिस होके पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन में जाता है तब प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में केवल 2 ATP बनती है, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है
तब ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बनती है एज कंपेयर टू फर्मेंटेशन, जब ऑक्सीजन काफी कम होता है। तो यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है।